एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक बिजनेसमैन होते हुए भी एक सोशल वर्कर है। एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, पर यह बात सच है। और इनका नाम है श्री राम जौहरानी। श्री राम जौहरानी जो सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और सहयोग टाइम्स एक पब्लिकेशन उसके एडिटर भी हैं। श्री राम जौहरानी, जिनके बारे में लोग जानते हैं, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ से एक्टिवली एसोसिएटेड हैं। श्री जौहरानी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। दर्शकों, श्री राम जौहरानी से आप सवाल कर सकते हैं उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, सहयोग फाउंडेशन के बारे में, सहयोग टाइम्स के बारे में, इन नंबरों पर 490-8050 498-8050। मैं रिपीट करता हूँ, 490-8050 498-8050। मिस्टर जौहरानी जी, सहयोग फाउंडेशन, इसके बारे में, इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम अखबारों में बहुत पढ़ते रहते हैं। आप हर साल अवार्ड्स देते हैं लोगों को और सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये कैसे सोचा, आप एक बिजनेसमैन होते हुए, एक बिजी बिजनेसमैन होते हुए, आपने कैसे सोचा कि कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, और इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाउंडेशन के? डॉक्टर साहब, एक्चुअली आज से करीबन 14 साल पहले एक 4-5 दोस्तों के ग्रुप, उन्होंने मिलके ये एहसास किया कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस समाज को कुछ दें। अपने देश, अपने समाज, अपनी जाति, अपने कौम, अपने लोगों के प्रति हमें कुछ करना चाहिए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमने सहयोग फाउंडेशन की नींव डाली और उसका स्थापन किया। जी, छोटा सा एक ग्रुप था दोस्तों का। वक्त जैसे गुजरता गया वैसे वो छोटा सा ग्रुप जो है एक कारवां में बदला। काफ़ी लोग हमें मिले, काफ़ी लोगों का सहारा हमें मिला। उन लोगों की मदद से आज एक अच्छा खासा काफिला बन चुका है। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके सहयोग फाउंडेशन की? बेसिकली डॉक्टर साहब, शुरुआत जो हमने की थी बहुत ही छोटी छोटे कार्यों से, एक छोटी छोटी चैरिटी से हमने शुरुआत की। शुरू में मुझे याद है कि 14 साल पहले हमने सिलाई की मशीनें बांटी थी। उस वक्त उस सिलाई की मशीन की कीमत 600-700 रुपए के करीब थी, मगर वो एक मशीन जिसकी कीमत सिर्फ 600-700 रुपया थी, वो एक परिवार का हर महीने की एक इनकम बन जाती थी। एक परिवार को हर महीने की एक रोटी रोजी मिलने की एक साधन हो जाता था। तो उससे हमें संतोष मिला, एक सुकून मिला, और उसी दिशा में हमने आगे कदम बढ़ाए। कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प की, कहीं बुक्स बांटे, कि छोटी छोटी मेडिकल कैंप्स लगाई गई जिसमें से जनरल चेकअप के हिसाब से, या कहीं पे हमने यूनिफॉर्म बांटे। इस तरह से छोटे छोटे कार्य से हमने इस बात को शुरू किया जी, और आगे बढ़ते गए। अच्छा मिस्टर जौहरानी, आपसे और बात करेंगे। एक कॉल आई है मिस्टर प्रदीप दवे विले पार्ले से। आप अपना सवाल पूछिए प्रदीप जी। हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, आप बता रहे थे कि सहयोग फाउंडेशन में और भी लोग आपके साथ अटैच होते चले गए जी, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसके? जी बिल्कुल, सहयोग फाउंडेशन में अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग फील्ड्स के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे नाना चुड़ासमा जी है, डॉक्टर BK गोयल साहब है, सुनील गावस्कर जी है जो हमारे स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी उस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजीत वाडेकर साहब है। स्नेहलता देशमुख जी, फॉर्मर वाइस चांसलर जो है। म्यूजिक इंडस्ट्री के हमारे जो गायक है अनूप जलोटा साहब है। फिल्म इंडस्ट्री के दत्त साहब हमारे साथ है। इस सहयोग के एक्टिविटीज़ में हमेशा उनका हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला है, अच्छा साथ मिला है। इस तरह से काफ़ी लोग अभी हमारे साथ। सुधा चंद्रन जी है जो हमारे सहयोग की अपाहजों की कमेटी, उसके लिए जो काम हो रहा है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। इन कमेटीज के बारे में बातचीत जारी रखेंगे जी। लगता है प्रदीप दवे जी फिर लाइन पर हैं। हाँ, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो, मैं मिस्टर जवानी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। वो जो उनका जो फाउंडेशन है, सहयोग फाउंडेशन जी, तो क्या वो विद्यार्थियों को मदद करते हैं कि नहीं? स्कॉलरशिप, जो तेजस्वी विद्यार्थी होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते कि नहीं? हाँ, देते हैं। स्कॉलरशिप का एक हमारा एक सीमा है। हमारे ज़्यादातर हम ये
एक 25-30 स्टूडेंट्स जिसको बीएड के लिए स्टूडेंट्स जो टीचर्स के उस कोर्स में जाना चाहते हैं, उनकी ट्यूशन फी जो है साल भर की, जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो हम लोग भरते हैं। हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना हमसे अपने जेब से, क्योंकि हम बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई सोविनिर नहीं छापते, कोई डोनेशन कार्ड नहीं बांटते, या कोई टिकट रख के कोई शो नहीं करते, या कोई फंड राइजिंग का प्रोग्राम नहीं करते। जितने हमारे ट्रस्टी जो हमारे साथी है, उनसे जो कुछ बन पड़ता है, एक लिमिट है उसके अंदर, थोड़ी थोड़ी मदद हर चीज की हम हर तरह से करते हैं। इसमें स्कॉलरशिप भी है, मगर एक छोटा सा अमाउंट 10-15 हज़ार की जगह अमाउंट है, तो वहां तक हेल्प हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि आप किसी से मदद नहीं लेते हैं। जी, ये आपकी अपनी पॉलिसी है या आप लेना नहीं? बेसिकली जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था, संस्था को आगे बढ़ाया था, तो हमारे दिल में ये भावना थी कि जो कुछ हमारे पास है, समाज में जो कुछ हमें दिया, उसमें से कुछ हिस्सा सभी मिलके अगर समाज को हम लौटाए, उसके उस वर्ग को दे जिसको इसकी जरूरत है, तो वो सिलसिला अभी तक शुरू है। आगे की बात आगे। अच्छा, एजुकेशन में आपने बताया कि जो लोग बीएड के लिए जाते हैं और गरीब हैं, गरीब छात्र हैं, तेजस्वी छात्र हैं, जी, उनको आप स्कॉलरशिप देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई आपसे आपको अप्रोच करना चाहे, ये दर्शकों की तरफ से मैं पूछता हूँ, तो वो कैसे सहयोग फाउंडेशन को अप्रोच कर सकता है? सहयोग फाउंडेशन की ऑफिस है जी, वहाँ पे लिख के भेज सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत। हमारी कमेटीज है, वो डिसीजन ले लेती है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। ओके, आपके सहयोग फाउंडेशन के फोन नंबर्स के बारे में भी बताएंगे। हाँ। मिस्टर भरत मर्चेंट लाइन पर हैं वसई से। भरत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हाँ भरत जी। साहब, आप कौन से टाइप में सर्विस देते हैं, मीन्स सोशल वर्क करते हैं, और आपका एड्रेस चाहिए था सर। एड्रेस आप नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। हाँ सर। सहयोग फाउंडेशन 2 भगत सोसाइटी, 14th रोड, बांद्रा, बॉम्बे 50। ओके, तो ये तो आपने एड्रेस अपना दे दिया, तो वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जी, जिनको बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस की या किसी भी और तरह की मदद की। बराबर है। अच्छा, अब आपने बताया कि आपका जो सबसे फेमस एक्टिविटी है जिसके बारे में सहयोग फाउंडेशन जानी जाती है, वो है सहयोग अवार्ड्स। जी, हो सकता है आप एक्टिविटी और भी बहुत करते हैं, बहुत इस पर बात सारी करेंगे। एक्टिविटीज है जी। तो पब्लिकली जो सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इसको, हाँ वो सहयोग अवार्ड्स के बारे में। जी। ये सहयोग अवार्ड्स किन लोगों को दिया जाता है, क्या पर्पस है इनका देने का, उसके बारे में बताइए। देखिए, सहयोग अवार्ड्स जो है, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड्स, ये पुरस्कार जो है, ये हमारे भारत की पुरानी परंपरा है। जो भी आदमी किसी मुकाम पे पहुंचता है, कोई अच्छी ऐसी चीज़ करता है जिस पे समाज को, देश को नाज है। आप घर में ही देखिए, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करके आता है तो उसकी पीठ पे हाथ रख के शाबाशी दी जाती है। ये भी एक किस्म का पुरस्कार है, उसको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दी जाती है। तो अवार्ड्स की सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण अच्छा है। जरानी साहब, आप सिलेक्शन क्राइटेरिया बताएं। इसके पहले एक सवाल पूछूंगा हाँ कि अवार्ड्स के बारे में ये देखा गया है कि कुछ लोग, अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में 50 लोग हैं जिनको आज ये अवार्ड मिलता है, कल दूसरा मिलता है, उन्हीं लोगों को अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। काम तो सभी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हम सहयोग अवार्ड्स के लिए नेशनल न्यूज़पेपर के थ्रू नॉमिनेशंस मंगाते हैं, और हज़ारों के तादाद में वो नॉमिनेशंस हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारी हर अवार्ड के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है। जैसे स्पोर्ट्स कमेटी है तो उसके अध्यक्ष है अजीत वाडेकर जी। एजुकेशन की कमेटी है तो उसकी अध्यक्ष जो है वो स्नेहलता देशमुख, जो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर थी, वो है। म्यूजिक की अगर कमेटी है, उसमें कोई अवार्ड दिया जाता है तो अनूप जलोटा जी का अवार्ड जो है फाइनल है। इसी तरह से फिल्म्स के लिए अलग कमेटी है, अपाहिजों के लिए सुधा चंद्रन जी है। इस तरह से हमारे अवार्ड्स हो जाते हैं। अवार्ड्स की सिलेक्शन को भी बाद में मैं इसमें डिस्कस करूंगा, मगर सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अवार्ड्स ऐसे लोगों को दिए जाए जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, मगर समाज की निगाह उन तक नहीं पड़ी। जी, कई ऐसे फूल है जो खिलते हैं, अपनी सुगंध, अपनी महक मिटा दे जाते हैं और फना हो जाते, खत्म हो जाते, किसी की निगाह उन पे नहीं पड़ती। कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो
बहुत शांत स्वभाव से अपना कार्य करती रहती है, मगर समाज का उनके ऊपर निगाह नहीं होता। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बांद्रा में जहाँ हम रहते हैं, काफ़ी लोगों आप भी शायद बांद्रा के करीब ही डॉक्टर साहब रहते हैं, वहाँ पे एक शांति अवेदना आश्रम है। जी हाँ। ऐसा आश्रम है, ऐसी हॉस्पिटल है, इस तरह से साफ सुथरी हॉस्पिटल है, और वहाँ पे ऐसे मरीजों को लाया जाता है जिनका जीवन कुछ घंटों का होता है या कुछ महीनों का कुछ होता है। महीनों का, बहुत कम ऐसे जिनको कोई हॉस्पिटल रखने को तैयार नहीं होता है, जिनको घर परिवार वाले निकाल देते हैं। ऐसी बीमारी में वो रहते हैं कि घर वाले भी रखने से कतराते हैं। ऐसे हॉस्पिटल का एक कार्य जब हम देखने गए तो हम चौंक गए कि ऐसी भी हॉस्पिटल है, ऐसा भी आश्रम है। जब हमने उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कफन, चाय की पत्ती और हमें पेन किलर टैबलेट्स दे दीजिए। कफन इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास आते हैं वो कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, हमें वो कफन लगता रहता है। चाय की पत्ती, उनको चाय के अलावा और कुछ वो खा नहीं सकते। वो पूरी जीवन जो उनकी बाकी की जो जिंदगी है वो पेन में कर कराते रहते हैं, उनको पेन किलर्स टैबलेट्स चाहिए। आज 55 साल 56 साल कुछ मैं समझता हूँ आज़ादी के इस हमारे देश को हो चुके हैं। आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे कस्बे हैं, ऐसे गांव है जहां पे आज भी बच्चे चूहों को काट के खाते हैं अपने पेट भरने के लिए, और झाड़ के पत्तों को, झाड़ के उस लकड़ी को पीस के उसको खाते हैं। नहीं पर जरा सर, इससे आपके अवार्ड्स में जो मैं बता रहा हूँ, मैं selection- उसी बात पे आ रहा हूँ। अवार्ड मैंने उस संस्था को दिया जो शांति अवेदना जो काम कर रहे हैं, ऐसे उस संस्था को सोशल सर्विस के लिए चुना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बोध गया के अंदर संत विनोबा भावे ने एक आश्रम शुरू किया था। उस आश्रम को जो चला रहा है, अपनी पूरी जीवन उसने वहां पे बिताई है, उसको हमने वहां से बुला के सम्मान दिया कि उसने, जिस आदमी ने पूरी जीवन उस आश्रम में रह के उन बच्चों को एक चेतना दी, एक अवेयरनेस दी कि नहीं, अभी हमारा देश आगे बढ़ चुका है, हमें ये नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ाने की कोशिश की। ऐसे इंसान को हमने यहाँ पे बुला के किया। मेनली ये कि आपके अवार्ड्स में आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप काम जिनको करते हैं। और जैसे संस्थाएं- तमिलनाडु का एक जी, मुझे अभी याद आ रहा है किस्सा। एक ऐसा इंसान है जो खुद अपाहज है, जी, उसके पूरे जिस्म में हड्डियां नहीं है, सिर्फ एक हड्डी है कि उसकी वो सर जो है ठीक है। वो आदमी अपनी हिम्मत से आज भी वहां पे अपाहजों के लिए 300 स्टूडेंट्स का स्कूल चला रहा है। ऐसे तमिलनाडु के उस आदमी को हमने बुला के यहाँ पे सम्मान दिया। ओके जराई साहब, और जिन लोगों को सम्मान मिला है उसके बारे में बात करेंगे। जी। मिस्टर धर्मेश हैं लाइन पर अंधेरी से। धर्मेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि किसी से मदद नहीं लेके करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी। बूढ़े लाचार लोगों के लिए जो मतलब जिनको मतलब घर से बाहर कर देते हैं आजकल के नौजवान, जी। उनके लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं, मैं समझा नहीं। जो नौजवान जो सीनियर सिटीजन घर से निकाल दिए जाते हैं उनके हाँ। लिए कुछ करते हैं क्या? देखिए, हमारे डायरेक्ट तो ऐसा कोई साधन नहीं है, मगर हमारे संस्था का और दूसरी संस्थाओं के साथ संबंध है जो एल्डर्स होम चला रही है। अगर उस एल्डर्स होम में आपको कहीं पे ज़रूरत महसूस होती है तो सहयोग फाउंडेशन बिल्कुल हेल्प करेगी, और उनका खर्चा भी वहाँ का जो है एल्डर्स होम का, वो सहयोग फाउंडेशन की तरफ से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अवार्ड्स के बारे जी। में। अवार्ड्स के लिए जो आपने बोला कि ऐसे लोगों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पर जो लोग आपका, जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं आपके यहाँ, ऐसी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सब संस्थाओं के हिसाब से, जैसे आप ब्लाइंड्स एसोसिएशन जो नैब जी। जो उनको हम दे चुके हैं, और व्यक्ति और कौन ऐसे जिनके बारे व्यक्ति में देखिए हर क्षेत्र के हर फील्ड के लोग हैं। अब स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो राजीव बग्गा जी है, उनको हम अवार्ड दे चुके हैं। धनराज पिल्लई है, सुनील गावस्कर जी है। लास्ट ईयर की जो हमारी अवार्ड विनर थी स्पोर्ट्स के, पीटी उषा जी थी, जी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुनील गावस्कर जी को था। मेडिकल में आप देखिए बॉम्बे हॉस्पिटल के जो चीफ सर्जन है मिस्टर श्रीखंडे जी, उनको दिया हुआ है लास्ट ईयर का अवार्ड। और एजुकेशन के फील्ड में लास्ट ईयर जो हमारा अवार्ड था वो बनारस की सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर जी को था। अच्छा, ये अवार्ड जो आप देते हैं ये एक रिकॉग्निशन है उनकी, उन्होंने जो काम किया है। जी। अवार्ड में क्या है? आप एक कुछ कैश अवार्ड है जी या नहीं, कुछ? जी नहीं, हमारी ये प्यार भरी एक हमारे स्नेह की, हमारे
मोहब्बत की, हमारे प्यार की उन लोगों के लिए ये एक चिन्ह है, ये एक ट्रॉफी है जो हम बड़े श्रद्धा से उनको रिकॉग्नाइज करते हुए देते हैं। जी। अच्छा, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने बताया कि एक ओपन है, इसमें जी बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। बिल्कुल कमिटीज है, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन। जी। अच्छा, इसके अलावा एक जो एक्टिविटी सहयोग फाउंडेशन की है, आप एक मैगजीन प्रिंट करते हैं सहयोग टाइम्स के नाम से, बिल्कुल। इसका क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? सबसे 3-4 इसमें ख्याल हमारे जहन में आए। सबसे पहला कि पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी सिंधी, ये जब पार्टीशन के दौरान जब हम लोग यहाँ पे आए तो पूरे देश में बिखर गए। इन सबको एक डोर से बांधने के लिए हमें एक ऐसी मैगजीन की जरूरत हुई कि सभी को एक लिंक बनी रहे। दूसरी चीज ये थी कि अलग अलग प्रांतों में जाके हम बसे। भारत देश, इसकी संस्कृति एक ही है, उसकी सभ्यता एक ही है, मगर हर प्रांत की अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग उसके पोशाक है, उसके पहनाव है, अलग अलग उसकी सभ्यता है, तहजीब है। उनकी तहजीब और सभ्यता को समझने के लिए और हमारी उन तक पहुंचाने के लिए ब्रिज बिटवीन सिंधीज एंड नॉन सिंधीज, जैसे हम लोग जहां जहां बसे उन्होंने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, अपनापन दिया, और वहां से हमें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ चीजें हमने अपनाई, कुछ हमारी चीजें उनको दी। ये सब हम उसके सहयोग टाइम्स के जरिए वहां तक पहुंचाते। जैसे आज महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गणपति की पूजा हमें जो है वो महाराष्ट्र से देन मिली। आज दुर्गा पूजा है, पूरे देश भर में मनाई जाती है, ये बंगाल से आई है। आज औरतें सिंदूर लगाती है, ये यूपी की देन है। आज अगर हम मेहंदी की रस्म आज हर घर में होती है, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रन हो, सभी मेहंदी की रस्म करते हैं, तो ये हमें पंजाब ने दिया है। इस तरह से मंगलसूत्र की परंपरा जो है महाराष्ट्र से मिली। तो जहां जहां हम बसे उनकी जितनी ही भी सभ्यता है, संस्कृति है, हमने अपनाई है और हमारी उन तक पहुंचाई है। आज हमारा इष्ट देव झूलेलाल है, उनकी क्या महिमा है हमने इस मैगजीन के मार्फत वहां तक पहुंचाया है। दूसरी हमारी जो यंगर जनरेशन है, उनको अपना इतिहास पढ़ने के लिए कहीं पे भी साधन नहीं है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारा विषय नहीं पढ़ाया जाता है, सिंधी नहीं पढ़ाई जाती। उसकी वजह है क्योंकि कहीं स्टूडेंट्स नहीं मिलते, कहीं पढ़ाने वाले नहीं मिलते उस हिसाब से, क्योंकि अलग अलग जगह पे हम लोग जाके बसे हैं। तो उनके लिए अपना इतिहास जो है बताने के लिए ये मैगजीन की बिल्कुल जरूरत थी। हमारा जो इतिहास है, हमारे जो इतिहास के पन्ने हैं वो भी खाली नहीं। हमारे पास भी देशभक्त है, हेमू कालानी जैसे, हमारे पास भी नेता है आचार्य कृपलानी जैसे, या चौतराम गिदवानी जैसे। हमारे पास भी संगीत के माहिर है रायड्यास जी, और आप ये देखेंगे मास्टर चंद्र जी, या हमारे पास भी देश के लिए कवि है दादा दुखायल जी, जिसको हम प्रदीप साहब से, कवि प्रदीप से भी तुलना की जा सकती है। या इस तरह से काफी हमारे पास भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए काफी कुछ किया है। ये इतिहास यंगर जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हम इसकी महसूस की जरूरत। अच्छा, आपके मैगजीन के बारे में बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर अनिल भार्गव लाइन पर हैं अंधेरी से। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं मिस्टर जवारानी को धन्यवाद दूंगा, उनके फाउंडेशन को और उनके काम के लिए। मेहरबानी। मुझे इनसे एक सवाल पूछना था कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, मतलब कैंसर पेशेंट्स टर्मिनल स्टेज में होते हैं, या जो एड्स के पेशेंट हैं, उनके लिए सहयोग फाउंडेशन कुछ कर रहा है क्या? और अगर उनके लिए किसी पेशेंट को मदद चाहिए विशेष तौर पर सबब में, तो वो कैसे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? सब इस कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारे साथ सुनील दत्त साहब का अच्छा सहयोग है। टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी हमारे साथ है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी मदद की जरूरत है तो सहयोग फाउंडेशन आपके साथ है, बिल्कुल। नहीं, और एड्स के लिए भी, एड्स के पेशेंट्स आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एड्स के टर्मिनल इल पेशेंट्स के लिए बहुत मुसीबत उनको होती है, काफी परेशानियां होती हैं। हाँ, एड्स वो आज के दौर में बहुत भयानक बीमारी है, उसके बारे में भी अभी तक हमारी कोई जोरदार एक्टिविटीज चालू नहीं हुई है। सही बात यह है कि ये एक बहुत बढ़ता हुआ जो मर्ज है, इसको रोकना भी जरूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस लाना भी जरूरी है। मगर ड्रग्स का जो मामला था वो कुछ साल पहले हमने उठाया था। सवेरा 90 और सवेरा 91 के नाम से हम लोगों ने ड्रग्स अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम किए थे। एड्स के बारे में संस्था आगे करेगी, इसको आगे उस कार्य में हम लोग जुड़ जाएंगे।
डॉक्टर भार्गव, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी, जैसे अभी नए नए इश्यूज दर्शक रेज कर रहे हैं। आप अभी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, अगर आप और लोगों से कंट्रीब्यूशन लेंगे या गवर्नमेंट की मदद लेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएं। सही बात है। और अब वो सिलसिला जो है अब तक तो इसी तरह से चला है जी। आगे अब रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने, मुंबई यूनिवर्सिटी ने फिलहाल अभी कुछ 2 साल 1.5 साल पहले हमें कलीना कैंपस में सहयोग फाउंडेशन कॉर्नर की स्थापना की मंजूरी दी और वहाँ पे सहयोग फाउंडेशन कॉर्नर हमारा चल रहा है। उस कॉर्नर को स्थापन करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें जो फंड्स की जरूरत पड़ी तो एक ही आदमी हमारे सामने आया, उन्होंने कहा कि इस कॉर्नर का जितना खर्चा आता है हम करेंगे। वो है रमेश सुमन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर रमेश तुलसानी जी। उन्होंने हमें सपोर्ट की। आज वो सहयोग फाउंडेशन कॉर्नर जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूँ कुछ 100-125 साल की इतिहास में ये पहला है कि किसी प्राइवेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्नर की परमिशन वहाँ पे देगी। ये कॉर्नर की क्या एक्टिविटीज होंगी इसके बारे में बात करेंगे। हाँ। फरीदा लाइन पर है सांता क्रूज से। फरीदा, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया है जो ऐसे जवाहर ढूंढ कर लाते हैं। और आपसे सवाल है ये भाई साहब से जी कि जो आप ये खिदमत कर रहे हैं जी, तो उसमें हम जैसे लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा भी सवाल है हाँ कि ये जो आप पैसों की मदद के तरीके हैं जी तो हमारे गांव से एक दोस्त है मेरे भाई के, जी उनके दोनों पैर खत्म हो चुके हैं जी किसी बीमारी से, जी तो उनको 1 लाख तो मिल चुका है। जी। लेकिन आप हॉस्पिटल में कुछ ऐसे कोई जरिए से मदद कर सकते हैं, वहाँ कुछ कम किया जाए फीस? केम हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले हैं वो? अकोला। अच्छा, वहीं ऑपरेशन करवाएंगे, वहीं इलाज करवाएंगे? नहीं, बॉम्बे आ चुके हैं। अच्छा, केम हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना है। 2 तारीख को उनका ऑपरेशन है। ओके, आप उनके पेपर्स हमारे सहयोग फाउंडेशन के ऑफिस में भिजवा दीजिए। हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा जरूर करेंगे। शुक्रिया, क्योंकि उनको हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी उनकी मदद करने में। आप उनके पेपर्स भले भिजवा दीजिए, जरूर मदद करेंगे। और हम आपके कैसे शामिल हो गए आपके कारोबार में? हमारे कार्य में हमारे मेंबर्स बन जाइए। मेंबरशिप कोई ऐसी नहीं कि आपको उसमें कोई पैसे देने पड़ेंगे, मगर उसमें ये एक है कि आप मेंबर बनने के बाद रेगुलर उसमें सर्विस देंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे उन कार्यों में। शुक्रिया। अच्छा, देखिए, दर्शक खुद अपने आप अपने को वॉलंटियर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपका जो सहयोग टाइम्स के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, इसमें मैंने देखा, आपने जब मैगजीन दिखाई अभी, कि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं है जी। तो आप इसको कैसे फाइनेंशियली रन कर पाते हैं? कि वही बात आ जाती है कि अपने ही जेब से हम लोग जो है, जितने ट्रस्टीज है या जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं के मदद से ये सहयोग टाइम्स बाय मंथली मैगजीन हम लोग चलाते हैं। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं आप? क्या सब्सक्रिप्शन कैसे है इसकी? 1000 रुपया लाइफ मेंबरशिप है। ये सहयोग फाउंडेशन की पब्लिकेशन है सहयोग टाइम्स के नाम से, और 1000 रुपीज लाइफ मेंबरशिप। जो भी इसका मेंबर बनना चाहे, जो मंगाना चाहे जी, तो मंगा सकते हैं। अच्छा, तो लाइफ लॉन्ग आप उनको मैगजीन भेजते रहेंगे? जी जी जी। ये किसी एक व्यक्ति की पूंजी नहीं है, ये सहयोग फाउंडेशन की है, हमेशा चलती रहेगी जी, और लाइफ लॉन्ग। ओके, आपने एक बार बीच में बताया था कि एक सहयोग फाउंडेशन कॉर्नर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है जी। वो कॉर्नर की क्या एक्चुअली क्या एक्टिविटीज रहेंगी फ्यूचर में? फिलहाल वहाँ से सिंधी डिपार्टमेंट चल रहा है। हमारी सिंधी विषय जो है, वैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाके बसे, इसलिए हमें अपने बच्चों को सिंधी पढ़ाने में जी तकलीफ पेश आई। तो ये एक सिंधी सेक्शन है हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, वो पूरा सेक्शन उस सहयोग फाउंडेशन की जगह से कार्य कर रहा है। वहाँ पे सभी साधन अभी मैसर किए गए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट तक वहाँ पे दी गई है। पूरी दुनिया से वो डिपार्टमेंट जुड़ चुका है
वहाँ से हुआ एक्टिविटीज। तो ये एक डिपार्टमेंट ऑफ सिंधी कल्चरल डेवलपमेंट इस तरह से कुछ बनेगा लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए। वहाँ से एमए के एग्जाम्स हो रहे हैं सिंधी डिपार्टमेंट से, उसके बाद पीएचडी होती है, डॉक्टरेट मिलती है जी, बीए के स्टूडेंट्स है, वो सब एजुकेशन। अब रिसेंटली वहाँ पे करस्पॉन्डेंस कोर्स सिंधी विषय का शुरू किया गया है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल्स में तो सिंधी विषय नहीं पढ़ाया जाता है, मगर जो पढ़ना चाहे तो वो करस्पॉन्डेंस कोर्स के हिसाब से। और पहले साल का जब वो कोर्स शुरू हुआ था तो सहयोग फाउंडेशन ने आगे बढ़ के फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स थे उसकी जो ट्यूशन फीस थी, जो यूनिवर्सिटी की चार्जेस थी, वो सहयोग फाउंडेशन की तरफ से पे की गई थी। दर्शकों, एक बहुत ही अच्छा सा ख्याल है कि आज की तारीख में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग समाज सेवा में आते हैं, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, उसकी कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक नॉन एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड लेके और लोगों के साथ मिलके एक फाउंडेशन बनाई है, और उसको यूनिवर्सिटी के में एजुकेशन को एमए जैसे बता रहे हैं सिंधी में, इस तरह की एक्टिविटीज अगर सब कम्युनिटीज इस तरह से करती हैं तो मेरा विश्वास है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है हर कम्युनिटी का या रिलीजन का, वो अपने आप मार्जिनलाइज होता चला जाएगा। अच्छा, आप हम फिर सहयोग फाउंडेशन की एक एक्टिविटी के बारे में, जो कौमी एकता के बारे में आपने काफी काम किया है जी, क्या एक्टिविटीज रही हैं? ये एक उस वक्त की, उस दौर की जरूरत थी। खैर कौमी एकता की तो आज भी जरूरत है, हमेशा ही जरूरत रहेगी, हमेशा ही जरूरत है। और वो कहते हैं कि रहना पास पास है मगर दिलों में फासले जमीन और आसमान तक के, उस फासले को कम करने के लिए हम लोगों ने 93 में एक हम एक है की मूवमेंट के हिसाब से कौमी एकता के लिए हमने इस चीज़ की बॉम्बे से शुरुआत की, जिसमें मिस्टर सुनील दत्त ने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया। उसमें हमने पहला जो शो था उसमें पूरे भारतवर्ष की हर प्रांत की एक एक फोक डांस को पेश किया था कि सभी को मिलके हमें साथ रहना है, हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि हम एक हैं। इसी मूवमेंट को आज तक चलाए हुए है कि सब साथ मिलके काम करें, देश अपना है, हमारे बोलने के, हमारी लैंग्वेज, हमारे पहनाव, हमने चाल ढाल वाले अलग से हो, मगर अपनी जो भावना है, हमारा जो प्यार है अपने देश की तरफ एक सा है, हमारा देश सभी को एक सा प्यारा है। दर्शकों, आप श्री राम जौहरानी से उनकी एक्टिविटीज, सहयोग फाउंडेशन की एक्टिविटीज, कौमी एकता या समाज सेवा के बारे में कोई सवाल कर सकते हैं इन नंबरों पर 490-8050 498-8050। मिस्टर जौहरानी जी, अच्छा, ये तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी आपने बातचीत में बताया था कि जो अपना ये एंटी ड्रग कैंपेन जी आपने चलाया था, बिल्कुल, सवेरा कुछ करके, सवेरा 90, हाँ, एक ऐसी सुबह जहाँ पे इस नशीले पदार्थों से मुक्त सुबह का हमने एक पैगाम दिया था उस समय 90 में। देखिए, ड्रग्स का एक ऐसा तूफान था, दूर से हमें उस टाइम ये दिख रहा था कि भाई ये जो तूफान ड्रग्स का हमारे देश की तरफ जो बढ़ रहा है, ये हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देगी। ये हमारे स्टूडेंट्स या हमारे नौजवान जो है इसमें अगर पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये ड्रग्स जिस आदमी ने एक बार लिया उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है, पर उसकी लाश कुछ सालों के बाद जलाई जाती है। ऐसी वो खतरनाक जो ड्रग्स का था, उसके लिए हमें चेतना देनी थी, एक अवेयरनेस लानी थी। उस वक्त हमें साथ दिया विलासराव देशमुख साहब ने, नाना चौड़ासमा साहब, उस वक्त की जो वाइस चांसलर थी मेहरू बेंगाली, नारकोटिक सेल के जो डीसीपी थे मिस्टर राहुल सुर, अभी के जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है शगन भुजबल साहब, इन सब लोगों ने हमें साथ दिया। और उसके साथ इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने, धर्मेंद्र और कम से कम 40-50 लोग हमारे साथ जुड़े थे कि भाई ये पैगाम हमें पहुंचाना है किसी भी तरह से कि ये खतरनाक बीमारी, ये खतरनाक पदार्थ है, इससे तबाही का एक सामना करना पड़ेगा। आने वाली नस्ल जो है हमें माफ नहीं करेगी अगर हम अब उनको चौकन्ना नहीं करेंगे। तो क्या एक्टिविटी करी थी आपकी फाउंडेशन? तो मेनली उसमें ये था अवेयरनेस लाने के लिए। दूसरा, सवेरा 91 हमने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक ऐसा ड्रामा पेश किया था, मुनीरा सूरती जो उसकी राइटर और डायरेक्टर थी। उस ड्रामे में हमने ऐसे लोगों को किरदार के रूप में पेश किया था जिन लोगों ने किसी न किसी समय ड्रग्स ली है।
वो ले चुके थे वो पदार्थ, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जो है उस ड्रामे में पेश किया, और उस ड्रामे का नाम था सुबह में ही शाम हुई। ड्रग्स लेते हुए सुबह में ही शाम हो जाती है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका प्रभाव हुआ। मेन वही थी चीज़ कि हमें इस बात से चौकना करना है, ये पैगाम, ये संदेश, ये सनेहा हमें लोगों तक पहुंचाना है कि ये सबसे खतरनाक पदार्थ है, इससे आप दूर रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इतनी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड हैं, ऐसे जो कैंपेन्स शुरू होते हैं बहुत फैनफेयर, बहुत हंगामे के साथ शुरू होते हैं, फिल्म पर्सनैलिटीज आती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और 5-6 महीने, साल भर बाद फिर सब उसके बारे में भूल जाते हैं। एक ऑनगोइंग एक्टिविटी की तरह की एक हेल्पलाइन बन जाए और वो मोमेंटम ग्रेजुअली बिल्टअप होता चला जाए, उसकी बजाय क्या होता है कि एक छोटी एक्टिविटी हुई और उसके बाद फिर विड्रॉ कर जाते हैं सब लोग। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हर आदमी अपने अपनी दिशा में अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, सबका अपना अपना योगदान है, हर संस्था अपना अपने तरह से काम कर रही है, और एक बूंद बूंद करके सागर बन जाता है। और जैसे मैंने बताया कि सहयोग फाउंडेशन ने ड्रग्स के खिलाफ जो कार्य शुरू किया था, आज भी हमारे पास ड्रग्स अवेयरनेस के लिए कमेटी, एंटी ड्रग कमेटी है, आज भी वो काम कर रही है। उसके अलावा हम एक है कि जो मूवमेंट हमारी शुरू हुई थी, आज भी वो कौमी एकता का पैगाम हमारा जारी है, और वो हर साल हमारा चालू रहता है, ऑनगोइंग है। यस, ऑनगोइंग। ओके, अच्छा, एक फोन कॉल लेते हैं। सीमा तिवारी कलवा से लाइन पर हैं। सीमा, हाँ आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो सीमा। शुक्रिया। हाँ, मेरी एक बहन है, वो मतलब अपाहिज है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? अपाहिज किस तरह की? मतलब उसको पोलियो का ड्रॉप नहीं मिला था, इसके लिए। उस क्या तरह की हेल्प चाहती है वो? क्या चाहते हैं आप उसके लिए? उनको मतलब? कुछ एजुकेशन या उनको किसी रोटी रोजी की जरूरत है? जी हाँ, रोटी रोजी की तो जरूरत आप है। एप्लीकेशन भेज दीजिए, हम टेलीफोन बूथ के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं आपके एरिया में। मतलब टेलीफोन एमटीएनएल की तरफ से आजकल एक बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी। सहयोग फाउंडेशन को। वहाँ टेलीफोन बूथ आपको दिया जाएगा, जहाँ पे वो बैठ के पब्लिक फोन कॉल्स के लिए वो बूथ चला सकती है। पर वो तो गांव में है। सीमा, आप संपर्क करें सहयोग फाउंडेशन से, और ये आप दूरदर्शन को भी लिख सकते हैं, तो वो आपको मिस्टर जरूर जो भी हमसे बन पाएगा जरूर हेल्प की जाएगी, है ना। आपको उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, डिटेल सब कैसी हमें बीमारी पहुंचनी है, चाहिए। कहाँ पर है वो, उसके हिसाब से फिर मदद मिलेगी। अच्छा जोरानी साहब, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी फिल्म पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड रहती हैं, तो क्या क्या रिलेशनशिप है? ये अपने आप मदद करने आते हैं या इनको अवार्ड्स मिलते हैं? किस तरह से एक रिलेशनशिप? नहीं, ये सब अपने आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा सहयोग इंडस्ट्री का हमें मिला है। फिल्म इंडस्ट्री ने सहयोग फाउंडेशन को बहुत ही, और सिर्फ हमारे सहयोग फाउंडेशन में अवार्ड्स तक 2 ही अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के, जो हमारे सीनियर कलाकारों को जाता है। जैसे लता जी को वो अवार्ड मिल चुका है, लता मंगेशकर जी, अशोक कुमार जी, दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन जी, सुनील दत्त, आशा पारेख, इतने सीनियर जितने, प्राण साहब, इनको वो हमारे पास सिर्फ 2 ही अवार्ड है। बाकी अवार्ड हमारे अलग कैटेगरीज के हैं, एजुकेशन, मेडिकल, अपाहिजों के लिए, ग्रामीण, मसीहा, म्यूजिक, ये अवार्ड्स है। फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ 2 अवार्ड है। अच्छा, इस फिल्म के जो लोग आपसे एसोसिएटेड हैं जी, ये आपकी एक्टिविटीज में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं? हमारे साथ ही हर फंक्शन में हमें मदद करते हैं, बिल्कुल। उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। जी जी। कौन लोग इसमें ज्यादा एक्टिव हैं आपके साथ? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात अगर रखा जाए तो दत्त साहब हमारे साथ है, सुनील दत्त जी है, देवानंद जी हमारे फिल्म अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के हेड है, और उसके अलावा अनूप सलोटा जी भी फिल्म लाइन से ही है। अवार्ड्स के हिसाब से तो सभी लोगों को 14 साल में आप देखिए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट में काफी लोग आ चुके हैं अवार्ड्स के हिसाब से। आप कुछ फोटोज अपने साथ लाए हैं? अब हाँ, ये एक सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ऑडियो वीडियो डिवीजन हम लोगों ने शुरू किया था। इस भावना से हमने शुरू किया है कि न्यू टैलेंट को हम आगे लाए, वो सिंगिंग फील्ड में हो या म्यूजिक के फील्ड में हो। तो ये उस वक्त हमें जो सपोर्ट मिली उस ऑडियो कैसेट को रिलीज करने के लिए,
माधुरी दीक्षित और हमारे जैकी श्रॉफ जी आए हुए थे, ये उनके फोटोग्राफ। अच्छा, ये ऑडियो वीडियो डिवीजन क्या है? अभी एक आपने नई एक्टिविटी बताई है। फिलहाल तो ऑडियो तक सीमा है, वीडियो अभी शुरू नहीं हुई, मगर ऑडियो में हमने 2 कैसेट अभी फिलहाल रिलीज की है। मेन हमारा जो मकसद है, उसके पीछे जो मुराद है कि ऐसे कलाकारों को हम लोग इसमें लाए जिसमें प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है, जिसमें क्षमता है, मगर वो पहुंच नहीं सकते हैं सिंगिंग के फील्ड में। और वो जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं या जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, इसकी एक अलग से कमेटी है जो मिस्टर अनूप जलोटा साहब म्यूजिक की कमेटी पूरी देख रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं और उनको चांस दे के ऑडियो के उसके गीत का इसके बारे में बात जारी रखेंगे। जी। दयाराम नवी मुंबई से लाइन पर हैं। दयाराम जी, अपना सवाल पूछिए। ऐसा है, मैं आई एम 58 ओल्ड जी। मैं आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू डू सोशल सर्विस विद योर सोसाइटी, तो उसके बाद किससे कांटेक्ट करें? सब हमारे सहयोग फाउंडेशन की ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए। आप जैसे अनुभवी लोगों की तो हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि ये अनुभव ही है जो हमें और आगे ले जाएगा। आपकी 58 इयर्स की जो एज है, उन्होंने जो कुछ पाया है, जो कुछ सीखा है, उन्हें उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप सहयोग फाउंडेशन के ऑफिस में संपर्क कीजिए, आपको पूरी आप जानकारी अपना ऑफिस का फोन नंबर अगर बता दें। 6008-629। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं, जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस है जी। अपनी जैसे समाज, सिंधी समाज में, जी, मैं भी सिंधी हूँ, वाह वाह। सिंधी समाज में काफी स्पेशली जो डावरी का बहुत बड़ी बीमारी है। जी पेपर्स पे तो खत्म हो चुकी है, जी, लेकिन एक्चुअल में अभी खत्म नहीं हुई है। बरोबर है, सही बात इस है। पेपर और बहुत सी ऐसी रिनाउंड सोसाइटीज हैं, जी उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी, जैसे नाम मत लीजिए। हाँ, उसके में ऐसे कुछ रैकेट्स हैं कि आप अगर सुनेंगे, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, जी। अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ऐसे इंटरनेशनल मिशन जो है अपने सिंधी में, वो बड़ा मतलब समाज के लिए सेवा नहीं कर रही है, बल्कि समाज को, फैमिलीज को तबाह कर रही है। क्योंकि मैं खुद सफर हूँ इसका बात का। तो इसके ठीक है, मैं जब आपसे कांटेक्ट करूंगा जी, आप पूरा आइए, डिटेल बताऊंगा आपको। आप आइए, खुल के बातें करेंगे, हमसे जो मदद बन पाएगी जरूर करेंगे दयाराम जी। अच्छा जरानी साहब, दयाराम जी ने एक बड़ा सवाल, रेलेवेंट सवाल पूछा डाउरी के बारे में, जी, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सिंधी सोसाइटी में ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं, तो पूरे 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 देश में हो रहा है। पूरे देश में हो रहा है। आपके पास अगर कोई आता है जो सिंधी नहीं है और एक प्रॉब्लम सबसे लेके पहले आता है, मैं एक चीज जी हाँ, बताना वो चाहूंगा clarify आपको करिए। कि ये संस्था सभी की है। इसमें सिंधी, गुजराती, मराठी एंड सबके लिए ओपन है, आपके दरवाजे खुले हैं, सबके लिए मदद करने को सभी लोग। आपने देखा कि इसी में जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी भाषा के लोग हैं, जी। सभी जाति के लोग हैं। इसमें कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई वो नहीं। ओके। अच्छा, जमुना दास जी लाइन पर हैं अंधेरी से। जमुना दास जी, आप सवाल पूछिए। हेलो जी, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं जमुना दास न्यालानी बोल रहा हूँ अंधेरी लोखंडवाला से। हाँ जी, जी, मैं यहाँ का लोखंडवाला सिंधी पंचायत का कमेटी मेंबर हूँ, जी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस सर्विस का, जी, एम्बुलेंस का कुछ अपना हो जाए बंदोबस्त, जी। तो हम यहाँ के लोगों को कुछ हेल्प कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए, इतना ये जो इमीडिएट इसका डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता हूँ कि एम्बुलेंस आपको अलॉट कर दूं या अभी मैं कह दूं। आप एप्लीकेशन भेज दीजिए। अगर हमारी संस्था नहीं कर पाएगी तो और भी काफी संस्थाएं हैं जिनके साथ हमारा संपर्क है, हम उनके पास अप्रोच करेंगे, मगर उसके लिए आपको पूरे डिटेल देने पड़ेंगे कि उसको मेंटेन कौन करेगा। आप देखिए, अभी एक आपको रिसेंटली पता होगा कि सुनील दत्त साहब ने नरगिस दत्त फाउंडेशन के अंदर एक मोबाइल हॉस्पिटल जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपया थी, वो अभी बनाई। अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना पड़ रहा है, और अभी जो वो मेंटेन कर रहे हैं ये बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कर रहे हैं। तो पहले तो आपके डिटेल देने पड़ेंगे कि उसको कौन मेंटेन करेगा, कैसे चलाएगा, कौन उसको देखेगा। ये सब देने के बाद जरूर हम आपकी मदद करेंगे किसी तरह से भी। अच्छा जी, शुक्रिया। दर्शकों, आप श्री राम जौरानी से सवाल पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 490-8050 और 498-8050। जौरानी साहब, ये सवाल जो उन्होंने पूछा कि एम्बुलेंस की, आपको नहीं लगता कि बॉम्बे में या मुंबई सिटी में इतनी एम्बुलेंस हैं
क्योंकि इतने अस्पताल हैं, इतने नर्सिंग होम हैं, इतने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हर शाखा में या हर दफ्तर में, हर मोहल्ले में एक एम्बुलेंस रखते हैं। इतने की ज़रूरत नहीं होती जितनी की डिमांड होती है, नंबर एक। और दूसरा, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका एनजीओ है, ये अगर देता है तो उसकी मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम है। आधी एम्बुलेंस तो चलती नहीं है जी, और बिल्कुल। एम्बुलेंस को सिर्फ एक टैक्सी बतौर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ना कोई डॉक्टर होता है ना कोई नर्स होती है। मुझे आपकी क्या राय अब इसका अनुभव नहीं कि किस तरह से उसको यूज किया जाता है, जी। मगर काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे में है, मुंबई सिटी में, जो इस तरह की सेवा सबको दे रही है, सर्विस कर रही है। काफी एम्बुलेंस है, जब भी फोन कॉल पे अवेलेबल हो जाती है। अब इन भाई साहब को उस एरिया में हो सकता है कि कष्ट हो, उस एम्बुलेंस की कमी महसूस होती हो, तो उसका साधन हो सकता है। ओके, अच्छा, सहयोग ऑडियो डिवीजन के बारे में हम बात कर रहे थे सवाल आने से पहले। तो आपने बोला जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंटेड हैं पर Budding उनको artist, बडिंग आर्टिस्ट हैं yes. पर उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, उनको आप एक्सपोजर देते हैं। तो ये जो कैसेट्स हैं, इसको क्या आप सेल करते हैं क्या? देखिए, सेल नेटवर्क जो है, ये जो मार्केटिंग है, ये भी एक बड़ा फील्ड है। सहयोग फाउंडेशन तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए वो इतना बड़ा मार्केटिंग तो कर नहीं पाएगी, मगर हमारे जितने जहाँ तक हाथ पहुँचते हैं, जो पहली हमारी 2 कैसेट बनी, उस कैसेट को हमने लोगों तक पहुँचाया और उसमें से जो इनकम हुई, हम एक मेडिकल किसी ऐड में हमने वो डोनेट कर दी। उससे भी जो प्रॉफिट हुआ वो हम सहयोग फाउंडेशन में नहीं ले आए। अच्छा, वो उसी की फाउंडेशन की एक्टिविटी में आपने Activities में। इन्वेस्ट कर दिया, पैसे लगा दिया। बिल्कुल। अच्छा, और ये कैसेट्स, जैसे कल कोई मूवी रिलीज होती है और वो बोलते हैं हम कि आप हमारा ऑडियो डिवीजन के जी through नहीं, से- हमने पहले ही आपको कहा कि हम सिर्फ नए कलाकारों को चांस देना चाहते हैं। देश के काफी कोने से काफी ऐसे टैलेंट है जिसके ऊपर निगाह नहीं पड़ी लोगों की, उनको हम तराशना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं कि वो आगे चल के इनमें से कोई कल का मेहमद रफी और कल की लता मंगेशकर निकल आए। ऐसे नौजवान लोगों को हम लाना चाहते हैं। और जो म्यूजिक आपके कैसेट्स में आता है, ये भी कोई एक पर्टिकुलर, मतलब आप ये पॉप म्यूजिक या रिलीजियस म्यूजिक, किस तरह का म्यूजिक? हमारे भारतीय संस्कृति के आधार भारतीय पे जो है, संस्कृति अभी पे। जो हमारी पहली 2 कैसेट थी वो दोनों भजन के ऊपर थी, जिसमें एक गणपति और एक साईं बाबा के भजन थे। शुरुआत हमने उनसे की। उसमें आपको ये सुन के खुशी होगी कि सभी सिंगर्स उसमें जो थे जाने पहचाने थे, म्यूजिक डायरेक्टर नया था, हमने उनको चांस दी। जितने भी कलाकार जिन्होंने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया, जैसे महेंद्र कपूर जी है, अनूप जलोटा है, साधना सरगम है, उदित नारायण जी है, जिन्होंने गाया, उन्होंने हमसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अच्छे काज के लिए कार्य हो रहा है। तो उसमें नए म्यूजिक डायरेक्टर को हमने लिया और 2 नए सिंगर्स को लिया, उसके साथ कुछ हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको लिया। उनसे पहले ये कैसे भारतीय संस्कृति को, उसको परंपरा को, उसी को, हाँ ये है कि तस्वीर तो वही है, हमारी संस्कृति कभी हम बदलना नहीं चाहेंगे, मगर उसका फ्रेम तो बदल सकते हैं। अगर हमारे पास उसमें नए रंग भर सकते हैं, नए तरीके से पेश कर सकते हैं उसको, और हम उसमें कलर भर के पेश कर सकते हैं। अच्छा, जरा सा एक सवाल है कि हम भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं तो भजन की बात करते हैं। अगर आपके पास कल कोई सिख कम्युनिटी से कोई सिंगर आते हैं भारत या इस्लामिक उसको लाते हैं, भारत के वो नागरिक है, भारत की संस्कृति में पलेने पे है, वो सिख है या उर्दू बोलने वाला है या पंजाबी बोलने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं आपके पास। कौमी एकता का पैगाम सहयोग फाउंडेशन का पैगाम है जी। अच्छा, डीजे सेठ अंधेरी से लाइन पर हैं। मिस्टर सेठ, हेलो, मिस्टर शेख, डीजे शेख, या सॉरी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। एक ब्लाइंड आदमी है, हाँ, एक ब्लाइंड आदमी है। हाँ बोलिए। हाँ, वो रहने को उसको मकान वगैरह सब है, मगर कमाई का जरिया उसके पास नहीं है। उसकी उम्र है 50 साल, तो उसको ऐसा कुछ सहयोग फाउंडेशन से वो कुछ क्या काम कर सकता है, क्या हाँ, क्षमता है वो- उसमें, कितना हाँ। पढ़ा लिखा है? वो एसएससी पास है। अच्छा, हाँ, 10वीं पास है, अच्छे मार्क्स है। नहीं, उनके लिए भी काफी कुछ काम निकल सकता है। जैसे हाथ के हुनर है, हाँ। उसको कुछ भी ऐसा काम सिखाया जा सकता है। हाँ, हाँ,
या वो सीखने की कोशिश करे तो उसकी रोटी रोजी 50-100 रुपया रोज का कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप क्या काम कर सकते हैं, उसमें क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है। जब तक वो पता नहीं तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो टेलीफोन बूथ ऐसा मिल सकता है उसको लिए? हाँ, मिल सकता है। काफी ऐसी संस्थाएं हैं, हमारी संस्था की तरफ से भी मिल सकता है। अच्छा, वो कर सकते हैं, आप भले एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन करना जी पड़ेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी एरिया का पूरा वो डिटेल्स और तो आपका कहाँ पे वो बूथ, आपका फोन नंबर? एक बार फोन नंबर 6008629। 8629 जी। देखिए कितने लोग हैं जिनको मदद चाहिए, और ये बात जरूर है, मैं भी समझ रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि उनको पूरी तरह से आप इवेल्युएट करते होंगे कि कैसे किसी को आप कैसे डिसाइड करते हैं। अगर 100 आदमी आपको मदद के लिए आप पास आते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं किसको देनी है मदद, किसको नहीं देनी है? देखिए, ये एक अकेले आदमी का डिसीजन नहीं है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन या जो भी हमारे पास दरखास्त कुछ भी आ जाते हैं तो हम पूरी कमेटी बैठ जाती है और कमेटी मिलजुल के उसका डिसीजन लेती है। एक अकेले आदमी का डिसीजन नहीं है। हमारे जितने साथी हैं वही हमारे फाउंडेशन की शक्ति है और उन्हीं के बदौलत हम सब चीज कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपकी फाउंडेशन कुछ मेडिकल एक्टिविटीज में भी करती है क्या? दवाइयाँ बांटना या कैंप्स? नहीं, ऐसे बांटने का कोई हमारा सवाल नहीं है। बाकी मेडिकल कैंप तक जो है, काफी हमने जनरल चेकअप की मेडिकल कैंप्स पहले वाले दौर में की है। अब जैसे कि एड्स का अभी जिक्र चला था, किसी भाई साहब ने पूछा था, तो उसके अवेयरनेस के लिए हमने नाना चौड़ा समाज के साथ मिलकर आई लव मुंबई जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, सहयोग फाउंडेशन, और उन्होंने टाई अप होके एक महीने की कैंप जो है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, चर्च गेट स्टेशन पे किया था। उससे काफी लोगों को इस चीज की जानकारी मिली और उसको कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उससे दूर रहा जा सकता है, या उन लोगों से कैसा व्यवहार किया जा सकता है, ये सब वहां पे उनको बताया गया। ओके। अच्छा, और कोई मेडिकल एक्टिविटी आप करते हैं इसके अलावा? देखिए, मेडिकल हेल्प थोड़ी बहुत हम जरूर करते हैं। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हमारी फाउंडेशन टाटा बिरला की फाउंडेशन नहीं है जिनके पास भरपूर पैसे हैं। हम लोग ऐसी हेल्प करते हैं कि किसी की बाईपास सर्जरी है, उसका खर्चा 1 लाख है, उसके पास 70,000 है, 80,000 है, जो राशि कम पड़ जाती है जिसके वजह से उसकी ऑपरेशन नहीं हो रही है, वो 10,000, 20,000, 5,000 वो हमारी फाउंडेशन से उसको मिलता है, जिससे उसका कार्य न रुके और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। ओके। और कीर्ति गोखले, आप लाइन पर हैं विले पार्ले से। हेलो। हेलो। हाँ, आप बोलिए। बच्चों के लिए क्या काम करते हैं? किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए तो हमने कीर्ति सुना। जी, जरा अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। म्यूट या कर दिया है। हाँ जी। आप बड़े बूढ़ों के लिए तो बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए आप क्या कर रहे हो? हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ। स्कूल के बच्चों के लिए फिलहाल आप सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए? ज्यादातर म्यूनिसिपल बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे आप ऑडियो डिवीजन अगर खोले हो जी। तो ऑडियो सीरीज वगैरह उनके लिए डेवलप कर रहे हैं कि नहीं? जी, तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। एक बहुत तरह अच्छा से वो- सुझाव है आपका। एजुकेशन आजकल जो आज जो युग है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, उसमें अगर वीडियो और ऑडियो के जरिए अगर हम शिक्षा दें तो काफी लाभदायक हो सकता है। ये आपका सुझाव हमने नोट किया, इस पे विचार करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसे चाहिए वैसे सहायता नहीं मिल रही है। न, आप आइए, आपका सुझाव और आपका प्रपोजल हमारे पास लाइए फाउंडेशन के पास, ठीक है, तो मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है। जी। थैंक यू। थैंक यू। कीर्ति जी ने एक एकदम नई बात उठा दी। बहुत अच्छा, आज के युग की जरूरत है। आज की युग की जरूरत है। स्कूल कॉलेजेस में तो अब पढ़ाई कम होती है। मैं भी वैसे पढ़ाता हूँ ग्रांड मेडिकल कॉलेज में जी। तो पढ़ाई कम होती है और सब लोग ट्यूशन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ट्यूशंस के लिए 50,000 रुपए साल और 1 लाख रुपए साल नहीं दे सकते टीचर्स को, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हीं टीचर्स के अच्छे वीडियो कैसेट्स बना के लेक्चर्स के और उनको जो पेमेंट है वो फाउंडेशन या कोई भी संस्था दे दे और वो लेक्चर्स बांट दिए जाए? देखिए, स्कूल में जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जाके पढ़ना नहीं चाहता है,
स्कूल के क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहता है, वो वीडियो चला के या टीवी चला के क्या सीखेगा? नहीं, बात रिवर्स है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे नहीं जा पढ़ना चाहते। हाँ। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है आज की तारीख में। आप स्कूल में जाइए, वही टीचर्स बाहर बैठ के पढ़ाते हैं, बच्चे तो पूरा दिन स्कूल अटेंड करते हैं। वहां पर उनको एकदम सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है, और उनको बाद में, हो सकता है बहुत से शिक्षक मेरे से नाराज होंगे इस बात पे, उनको बाद में कुछ लोग ट्यूशन्स में बाहर उनको वो पढ़ाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। खैर, इस चीज को रोका जाना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेज जो हमारे विद्या के मंदिर है, जिससे हमें एक आने वाले कल के, हमें जो भविष्य के, हमारे जो फ्यूचर है, हमें नौजवान वो मिलेंगे, वो वहाँ से बन के संवर के निकलते हैं जीवन के नई राह में। स्कूल्स और कॉलेज के अंदर ही पढ़ाई का एक माध्यम जो है वो ज़्यादा सही है। मगर एक ये अच्छा सुझाव है कि जिनके पास समय कम है, और वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स जैसे आज यूनिवर्सिटी के तरफ से हर विषय का शुरू है, इसी तरह से ऑडियो वीडियो के जरिए भी हम पढ़ाया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि वो जस्ट देखा जाएगा, समझा जाएगा उसी को देख के। अगर कॉलेज में सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा जाए, एजुकेशन में अगर कोई कमी आपको लग रही है, तो सुझाव हम लोग आगे फाउंडेशन की तरफ से उठा सकते हैं कि भाई इस तरह से आगे किया जाए। नहीं, बात जो कीर्ति जी ने उठाई वो बिल्कुल रेलेवेंट थी कि जो सुविधा संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे तो ट्यूशन भी ले लेते हैं, वो तो ट्यूशन का ये जो संपन्न हो जाते हैं। ट्यूशन का जो ये एक नया सिलसिला चला है, मैं चाहता हूँ कि इसको बंद करना चाहिए। और जो गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं वो ये ले नहीं पाते, तो उनको एट पार लाने के लिए एटलीस्ट एजुकेशनली कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम तो हम लोग नहीं बदल सकते। आप तो नॉन गवर्नमेंटल हर चीज की शुरुआत कीजिए, आप चल पड़िए, मंजिल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बदल सकते। युगों से हर चीज में बदलाव आया है, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज उठाया जाएगा तो सुनाई देगा। ऐसी बात है रानी साहब की, मालूम सबको है क्या हो रहा है, पर फिर भी कुछ चेंज तो आ नहीं रहा आसानी से। उसका मतलब ये तो नहीं डॉक्टर साहब कि चुप करके बैठना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो किसी दर्शक ने नहीं उठाया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अब और बढ़ता जा रहा है, जो पढ़े लिखे लोग जो जॉब्स में थे उनको भी जॉब से बाहर निकाला जा रहा है, और उसके अलावा जो नए छात्र पढ़ के आ रहे हैं ग्रेजुएट्स, उनके लिए उनमें और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है। उसके लिए कुछ आपके पास सुझाव हैं फाउंडेशन की तरफ से, क्या होना चाहिए? देखिए, मेहनत कश जो इंसान है, ये परमात्मा ने भी इस चीज को सोच के, जिसने एक बहुत खाने के लिए एक मुंह दिया, उसने दो हाथ कमाने के लिए दिए। अगर आदमी अपने इरादे बुलंद रखे, अपने विचार जो है साफ रखे, तो वो आगे बढ़ सकता है किसी न किसी फील्ड में। आज काफी फील्ड है, हाथ का हुनर है, और काफी ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी जाके काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस मिले या प्राइवेट ऑफिस में मिले। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, हाथ के हुनर के बारे में आपने 2-4 बार बोला है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जी, तो उसमें सर्व फाउंडेशन सोच रही है कि इस टाइप का एक सेंटर खोला जाए जहाँ पे ये एक्टिविटीज लोगों को सिखाई जाए। इस पे अभी हम लोग सोच रहे हैं, और इसी को जल्द से जल्द शुरू करने की हम योजना बनाएंगे। अच्छा, अब हम वापस सहयोग अवार्ड्स के ऊपर आते हैं। ओके, इस साल आपके अवार्ड्स विनर कौन हैं? इस साल के अवार्ड फंक्शन 10 जनवरी को हो रहे हैं। इसके लिए मैं अब डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं कि कौन से अवार्ड किस किस को दिए जाएंगे। वो अपने समय से दिसंबर में अनाउंस किए जाएंगे और उन्हीं को मिलेंगे। पिछले सालों में आपके कौन सी प्रोमिनेंट? पिछले सालों में उस मिलेनियम अवार्ड का ये मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब थे, जिनको बेस्ट एक्टर का स्टार ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा अलग अलग फील्ड के अवार्ड्स थे, जिसमें एजुकेशन का जो अवार्ड था वो मैंने पहले भी आपको बताया कि बनारस यूनिवर्सिटी के जो सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर को एजुकेशन का अवार्ड था। मेडिकल का जो अवार्ड था बॉम्बे हॉस्पिटल के जो चीफ सर्जन है डॉक्टर श्रीखंडे साहब, उनको था। मराठी थिएटर के प्रमोशन के लिए दादी भट्ट वाडेकर जी को अवार्ड गया था। स्पोर्ट्स के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जो था वो सुनील गावस्कर साहब को था, और पीटी उषा जी को अवार्ड वो मिला था। जर्नलिज्म में जो अवार्ड था वो हमारे पॉलिटिशियन जो 25 साल से एक कॉलम लिख रहे हैं, प्रमोद नवलकर जी, उनको अवार्ड दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थे वो जीनत अमन और जितेंद्र जी को था।
इस तरह के अलग अलग एक लीगल फील्ड जिसके जो अध्यक्ष उस कमेटी के हैं राम जेठमलानी साहब, उसके तरफ से जो अवार्ड फाइनल किया गया था वो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल जो एसपी जयसिंघानी है उसको था। अलग अलग फील्ड के अवार्ड्स थे, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अवार्ड्स थे। अच्छा, ये जो लोग अवार्ड्स जिनको आप देते हैं, क्या ये लोग सहयोग फाउंडेशन की एक्टिविटीज में, जैसे आपने राम जेठमलानी साहब का नाम लिया जी, तो क्या आपकी कोई ऐसी लीगल सेल है जिसमें ये एसोसिएट हो जाते हैं और बाद में जो जरूरतमंद हैं उन लोगों को मदद करते हैं? राम जेठमलानी साहब हमारे सहयोग परिवार के सदस्य है, मेंबर है, हमारे साथी है। कोई भी ऐसी लीगल फील्ड की अगर कोई समस्या है जिसका डायरेक्ट समाज के साथ कोई वास्ता है, हमारे देश के साथ कोई उसका संबंध है, तो उसमें जरूर हेल्प करते हैं। एक निजी कोई प्रॉब्लम है उसमें वो आगे नहीं आएंगे। नहीं, निजी नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट कोई। यस, डेफिनेटली राम जेठमलानी साहब हेल्प करते हैं उसमें। अच्छा जवानी साहब, हमने इतनी सारी बातें की, और कोई आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? नहीं, एक्टिविटीज तो सब यही है, अवार्ड्स की है, हमारे कौमी एकता की है, ड्रग्स अवेयरनेस की है, मैगजीन हमारी चल रही है, ऑडियो वीडियो डिवीजन हमारा शुरू है। आगे ये हम अपाहिजों के लिए या जो एक हमारा जो हुनर है इस देश का, उसके लिए एक सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं। सहयोग फाउंडेशन का ऑनर हमारा अपनी जगह पे काम कर रहा है। अपाहिजों के लिए सुधा चंद्रन जी हमारी चेयरपर्सन है, वो अपने हिसाब से ट्री साइकिल्स वगैरह ज़रूरतमंदों को बांटी जा रही है। छोटा छोटा काम जो हमारी फाउंडेशन के शक्ति के अंदर है वो कार्य हो रहे हैं। जी। अच्छा, आप जो बिजनेस चलाते हैं, आप एक टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं शुरू से, तो इसमें भी क्या आप ये देखते हैं कि कुछ जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया देखिए, जाए? बिजनेस और सोशल एक्टिविटीज अलग अलग ही है जी। तो बिजनेस का जो एक अलग ही हिसाब है, सोशल एक्टिविटीज एक अलग है। आप कैसे टाइम हम निकाल mix नहीं पाते हैं, करें। कैसे टाइम निकाल पाते हैं सोशल एक्टिविटीज के लिए? कभी एहसास नहीं हुआ टाइम की कमी का। ये काम ऐसे है कि कुदरत ऐसी शक्ति दे देती है, और साथी है हमारे, अकेले नहीं, काफ़ी हमारे साथी है, सब मिलजुल के काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बस यही एक लक्ष्य रखा है कि अपने हाथों से गुलाब के फूल बांटते रहो, मुमकिन है कांटे चुभे, मगर उसकी खुशबू, उसकी महक ज़रूर आपके हाथों में रह जाएगी। दोस्तों, राम जौहरानी साहब के मार्फत आपको गुलाब के फूल मिले होंगे। कांटे की चुभन ये सेने को तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अंदरूनी तौर पे काफ़ी जानकारी मिली होगी, और केवल इनके बारे में नहीं, ये एक मैसेज है कि हम, आप और अन्य व्यक्ति भी इस तरह की एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हैं। हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना, जैसे राम जौहरानी साहब खुद अपने साधनों से सारी एक्टिविटी करते हैं। आपके पास जो भी साधन है, जितनी क्षमता है, उसी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। राम जौहरानी साहब, आपका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि हेलो डीडी के इस रविवार वाले एडिशन में अलग अलग तरह के व्यक्तित्व, अलग अलग विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाया जाए, उनसे आपको आमना सामना कराया जाए, और आपको जो उनसे सवाल करने हैं आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके कार्यकलापों के बारे में जान सकते हैं। हम अगले रविवार फिर दोपहर 12 से 1 उपस्थित होंगे एक अन्य व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।